नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं एक अस्पताल की बड़ी तकलीफदेह खबर लेकर आपके बीच आया हूं। आप भी कहेंगे कि मैं केवल तकलीफ की खबरें लेकर आता हूं, मैं क्या करूं? अगर आसपास ऐसी खबरें ज़्यादा आ रही हैं, ऐसी घटनाएं ज़्यादा आ रही हैं जिनको लेकर मुझको लगता है कि लोगों के बीच एक जागरूकता होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे मुद्दों को लेकर आता हूं कि जागरूकता रहे, आप भी चौकन्ने रह सकें। आपने देखा है ना, कहीं कोई टीवी कार्यक्रम में या किसी पे कोई कहता था कि अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, इस तरह का कुछ कहता था कोई। ऐसा ही मामला है। आपको चौकन्ना कितना रहना है ये मैं बतला रहा हूँ। अगर आप बीमार हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत है, अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, जांच की ज़रूरत है, जांच रिपोर्ट की ज़रूरत है, आपको चौकन्ना रहना चाहिए। इसलिए कि आप अस्पताल, डॉक्टर, दवाखाने, मेडिकल स्टोर, इन सब से 100% सावधानी की उम्मीद नहीं कर सकते। वहाँ भी इंसान काम करते हैं, उनसे कभी लापरवाही से, कभी आदतन, कभी कई और तरीकों से चूक हो सकती है। बहरहाल, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं कह रहा हूँ, ये कश्मीर में बारामूला नाम का जिला है। उस जिले में एक निजी अस्पताल है जहाँ एक महिला के कान का ऑपरेशन होना था। अस्पताल जाहिर तौर पर बड़ा है, इसलिए कि वहां पर सरकारी अस्पताल के सर्जन आकर ऑपरेशन करते थे। महिला के कान का ऑपरेशन होना था, उसको ले गए ऑपरेशन थिएटर में, और जब लेके वापस आए तो घर वालों ने देखा कि कान तो सही सलामत है, दोनों, कोई ना मलहम पट्टी है ना कुछ है, कान सही सलामत है, लेकिन पेट में चीरा लगा हुआ है। पेट में चीरा लगा हुआ है, कान के लिए ये कैसी सर्जरी हुई? तो पता लगा डॉक्टरों ने उसका यूटेरस निकाल दिया, गर्भाशय निकाल दिया उसका। ऑपरेशन कान का होना था, उसका गर्भाशय निकाल दिया। सरकारी अस्पताल के सर्जन थे ये, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करते थे, सभी जगह करते हैं, हमारे इधर भी करते हैं। अब ये डॉक्टर जो हैं सरकारी अस्पताल के, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन तो ठीक है, लेकिन अगर एक महिला, मान लीजिए वो माँ नहीं बनी होगी, इस समाचार में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो माँ नहीं बनी रहती या जो और बच्चे चाहती हैं, जब आप उसका यूटेरस निकाल देते हैं तो फिर वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। क्या कहा जाए इसको? ये अस्पताल में किस दर्जे की नालायकी और निकम्मापन है। अस्पतालों में कई तो परख रहती है कि ये वही मरीज है, इसका यही ऑपरेशन होना है। कई ऐसे मामले रहते हैं जिसमें एक पैर का ऑपरेशन होना है, दूसरे का हो जाता है। किसी के एक कान का ऑपरेशन होना है, दूसरे का हो जाता है। ऐसा कई जगह होता है, लेकिन ये बहुत भयानक है। ऑपरेशन कान का होना था, इन्होंने यूटेरस निकाल दिया उसका। कैसे होता होगा ये? अभी मैंने अपने शहर के बगल में दुर्ग भिलाई में देखा है एक मामले को, जिसमें जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में 2 बच्चे हुए, कुछ मिनट के फासले से अगल बगल अलग अलग बच्चे हुए। एक मुस्लिम परिवार था, एक हिंदू परिवार था। दोनों बच्चों के हाथ में टैग लगाया गया, उसमें उनका नाम, नंबर जो भी लिखा गया होगा अलग अलग, ताकि पहचान रहे। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे तो कुछ दिन बाद एक बच्चे का रंग देख के उसके परिवार को लगा कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका रंग रूप जो है हमारे परिवार जैसा नहीं दिख रहा है। दूसरे परिवार ने देखा कि बच्चे के माथे पे तिल दिख रहा था अस्पताल में, तो फोटो में भी तिल दिख रहा था, अभी वो तिल नहीं दिख रहा, ये क्या हो गया है? तो पता लगा कि ये बच्चे जो हैं बदल गए हैं अस्पताल में। अब पुलिस और अस्पताल के पास जरिया यही है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। तो दोनों बच्चों का डीएनए सैंपल भेजा गया है और उनके माँ बाप का सैंपल भेजा गया है देखने के लिए। डीएनए सैंपल से काफ़ी कुछ सही निपट सकता है ये मामला, लेकिन अस्पताल की एक लापरवाही मुझको दिख रही है। अस्पतालों में कई तरह की लापरवाही होती है। सबसे महंगे, सबसे बड़े निजी अस्पतालों में भी लापरवाही होती है। और मैं बतलाऊं आपको, सरकार के जो सबसे बड़े अस्पताल हैं उनमें भी लापरवाही होती है। मैं कहना तो नहीं चाहता था इस बात को, मैंने पिछले कई महीनों से इस बात को दिल में दफन रखा था,
लेकिन फिर भी अभी कह रहा हूँ, मजबूरी है इसलिए कह रहा हूँ, आपको सावधान करना है इसलिए कह रहा हूँ। बड़े से बड़े निजी अस्पताल में भी गलती होती है। ये कश्मीर का जो अस्पताल है जिसमें ये हुआ, ये निजी अस्पताल था और यहाँ सरकारी अस्पताल के सर्जन जाके काम करते थे। इसका मतलब ये ठीक ठाक साइज का अस्पताल रहा होगा, जहाँ कान का भी ऑपरेशन होता है, पेट का भी ऑपरेशन होता है। ऐसा ही मैं अपने परिवार के एक मरीज को रायपुर के एम्स में लेकर गया। कुछ अस्पताल में जान पहचान निकाली ताकि वेंटिलेटर वाला बेड वहाँ मिल जाए। हुआ इंतजाम, सरकारी अस्पताल था, थोड़ी दिक्कत हुई। एक निजी अस्पताल से हम लेके गए थे, तो निजी अस्पताल की सहूलियत के मुकाबले सरकारी अस्पताल में अस्त व्यस्त था सब कारोबार, काउंटर से लेके भीतर तक। लेकिन फिर भी सबसे ऊपर के लेवल पर एक पहुंच निकाली थी, तो एक बिस्तर मिल गया। इसके बाद रात को कमरे में या वार्ड में मरीज के पास डॉक्टर पहुंचे और कहा कि इनको डायलिसिस के लिए ले जाना है। तो परिवार के लोग जो वहाँ पे थे वो पढ़े लिखे लोग थे और वो 15-20 दिन से इस मरीज को एक दूसरे अस्पताल में देख रहे थे। उनको अच्छे से मालूम था कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो परिवार के लोगों ने पूछा डायलिसिस के लिए क्यों ले जाना है। ये मैं रायपुर के एम्स की बात बता रहा हूँ, कोई गैर जिम्मेदारी से नहीं कह रहा हूँ, नाम लेके कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने लिखा है, बड़े डॉक्टर ने लिखा है इनका डायलिसिस करना है। तो घर वालों ने पूछा क्यों करना है डायलिसिस। तो कहा इनको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। तो घर वालों ने कहा कि हम लोग तो महीने भर से अस्पताल में इनको रखे हुए हैं, एक दूसरे बड़े अस्पताल में, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है पेशाब करने में। तो उन्होंने कहा नहीं, लिख के गए डॉक्टर साहब डायलिसिस करना है, ले जाएंगे। आधी रात की बात है। कई जगह तो मरीज के पास आधी रात को कोई बचते नहीं है, नीचे जाके बरामदे में सो जाते हैं, गाड़ी में सो जाते हैं, कहीं और सो जाते हैं। गनीमत की उस वक्त मेरे परिवार के 2 लोग मेरे परिवार के मरीज के साथ थे, 2 लोग। तो उन्होंने कहा नहीं, इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे डायलिसिस करेंगे आप बिना जरूरत के। तो उन्होंने कहा डॉक्टर लिख के गए हैं, आप कैसे मना करेंगे डायलिसिस करने को, फिर आप जिम्मेदार रहेंगे। तो परिवार के लोगों ने कहा ठीक है हम जिम्मेदार रहेंगे, अब ऐसा हम डायलिसिस करने आधी रात को नहीं दे सकते, हम पूछेंगे कल डॉक्टर साहब से कि उन्होंने कैसे लिखा है ये। थोड़ी देर में उन डॉक्टरों ने कहा आकर ये गलती हो गई थी, हम दूसरे मरीज की फाइल लेकर आ गए थे, डायलिसिस एक दूसरे मरीज के लिए लिखा गया था, हम गलत बिस्तर पर आ गए थे। मैं रायपुर एम्स की बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ा अस्पताल है, मेरी आस्था है वहाँ पे, मेरा भरोसा है। मैं बहुत साल पहले शायद 92-93 में अपनी माँ को लेकर दिल्ली के एम्स में गया था। उस वक्त तो छत्तीसगढ़ में कोई एम्स था नहीं। मैं गरीब लोगों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता कि मेरे कहे और इस आपके सुनने के बाद एम्स पे आपका भरोसा हट जाए। मैं मानता हूँ अभी भी एम्स अच्छा अस्पताल होगा और ये हादसे कई जगह हो सकते हैं, केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ऐसे हादसे हो सकते हैं कि गलत पैर काट दिया जाए, किसी एक की रिपोर्ट देखा जाए कि उसमें मेलिग्नेंसी दिख रही है, कैंसर दिख रहा है, और किसी दूसरे के बदन का वो हिस्सा निकाल दिया जाए। ऐसा होता है, बीच बीच में कहीं कहीं होता है। कुछ एक ब्रेस्ट सर्जरी के ऐसे मामले भी मुझको मिले हैं कि एक तरफ के ब्रेस्ट में कैंसर था और दूसरी तरफ का निकाल दिया जो स्वस्थ था, ऐसा भी सुनने में आया हुआ है। जो मेरे परिवार के साथ हुआ है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बताते हुए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बड़े से बड़े निजी अस्पताल में भी ऐसी गलतियाँ होती हैं। कोई एम्स के लोगों ने सोच समझकर लापरवाही से ये नहीं किया होगा। रोज सैकड़ों जिंदगियां वहाँ बचती भी होंगी और गरीबों के लिए वो अभी भी सबसे अच्छा अस्पताल है। लेकिन आपको सावधान रहना है, मैं केवल सावधान रहने जगाने के लिए आया हूँ।
कि अगर आपको ज़िंदगी बचानी है अपने मरीज की तो आपको उसकी जांच के समय चौकन्ना रहना पड़ेगा, जांच रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाते हुए चौकन्ना रहना पड़ेगा। रिपोर्ट में ध्यान से देखिए, मरीज का नाम, मरीज की उम्र, मरीज का सेक्स, स्त्री है पुरुष है क्या है वो, इन सब चीज़ों को देखिए। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो अपने आसपास किसी एक पढ़े लिखे को बुला के उसको दिखाइए। डॉक्टर जो कहें उसको समझिए, उनसे पूछिए। वो जो दवाई लिखते हैं उन दवाई को जब आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं उस वक्त पूछिए कि ये यही दवाई है कि दूसरी है। सब चीज़ों को देख के समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी एक बड़े मेडिकल स्टोर से मैंने दवाई बुलवाई और नाम दवाई का मैंने टाइप करके भेजा, किसी डॉक्टर की लिखावट की चूक नहीं थी। उसके बाद गलत दवाई आ गई। अगर मैंने बारीकी से नहीं पढ़ा होता और उस दवाई को मैं खाना शुरू कर देता तो मैंने तो 3 महीने की दवाई बुलाई थी, तो 3 महीने में गलत दवाई खाते रहता। और बड़ा मेडिकल स्टोर था, वहाँ से दवाई गलत दे दी गई थी। तो मेडिकल साइंस जो है उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसमें भी इंसान ही काम करते हैं, उनसे चूक हो सकती है। मशीनें काम करती है, उनसे भी चूक हो सकती है। दवा आपको जो मिल रही है हो सकता है वो एक्सपायर हो चुकी हो, उसकी तारीख जरूर देखिए। दवा का डोज देखिए आप, हो सकता है आपको 0.25 की दवाई लिखी गई हो और आप 2.5 की दवाई ले रहे हो। अगर कोई दवाई ऐसी आती है तो कई दवाइयाँ हैं जो अलग अलग कई डोज में आती है। आप सावधान रहिए। मैं कोई बहुत सनसनीखेज बात बताने आज नहीं आया हूँ। मेरे परिवार के लोग अगर सावधान नहीं रहते, चौकन्ने नहीं रहते, और संयोग है कि आधी रात को मेरे परिवार के 2 लोग वहां पर थे। मेरी पत्नी उस रात को 2:30 बजे एम्स से निकल कर घर आई। मैं आगे की कहानी आपको बताना नहीं चाहता, मैं एम्स पर आपका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। आगे की भी कहानी है, मैं उसको अभी खत्म कर रहा हूं यहीं पर। एम्स अच्छा अस्पताल है, मुझको ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है मैं जाने की सोचूं, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं। आपको ध्यान है कि छत्तीसगढ़ में अभी कुछ साल पहले महिलाओं का यूटेरस निकालने के लिए अस्पतालों के एजेंटों ने, दलालों ने गांव-गांव जाकर बसों में भरकर जवान महिलाओं को अस्पताल लाकर उनके यूटेरस निकाल दिए ताकि उनके स्वास्थ्य बीमा का पैसा ले सके अस्पताल। थोक में निकाल दिए। एक दिन में एक गांव की 25 महिलाओं के यूटेरस निकाल दिए, जो 25-26 साल की हैं, 27 साल की हैं, उनके हो गए होंगे, बच्चे हो गए होंगे। लेकिन उतनी कम उम्र महिला का यूटेरस निकालने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक कि उसमें कोई कैंसर के लक्षण न दिखें, जांच में कैंसर न दिखें। बीमे का पैसा वसूलने के लिए अस्पतालों ने उनके यूटेरस निकाल दिए, गर्भाशय थोक में निकाल दिए। दलाल गांव-गांव घूमते थे, डराते थे कैंसर हो जाएगा, चलो अभी अस्पताल तुम्हारे कार्ड में, हेल्थ कार्ड में करवा देंगे ऑपरेशन। ला के उन्होंने थोक में करवाया। कई अस्पतालों की मान्यता उस समय खत्म हुई थी, मेरे ही शहर की बात बतला रहा हूँ। और कई डॉक्टरों की प्रैक्टिस पे रोक लगाई गई थी, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, ऐसा कई सर्जन के काम पर रोक लगाई गई थी। नामी गिरामी डॉक्टर भी थे उसमें, नामी गिरामी अस्पताल भी थे। तो बदनीयत भी रहती है, साजिश भी रहती है। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनके दलाल गांव-गांव घूमते हैं, बिना ज़रूरत आपको वहाँ लेके आते हैं बरगला के, और डॉक्टर को बतला देते हैं, अस्पताल को, मैनेजमेंट को बतला देते हैं, इतना % मेरा रख देना। जैसे 40,000 का बिल बना तो 4,000, 6,000, 8,000 उस दलाल का पक्का रहता है। उसको PRO नाम दे देते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं। ऐसा भी बहुत सारा धंधा चलता है। इसलिए डॉक्टर भगवान है, ये सब मानने की अच्छी बात है, आप रखें भरोसा। डॉक्टर को छांटने में, अस्पताल को छांटने में, इलाज को छांटने में, जांच को छांटने में सावधान भी रहिए। कोई बुराई नहीं है सावधान रहने में। अंधविश्वास मत कीजिए। आपके बहुत पुराने अगर कोई फैमिली डॉक्टर हैं, आपके
परिवार को लंबे समय से देखते आ रहे हैं तो ज़रूर एक अलग बात है। लेकिन पहली बार आप मिल रहे हैं किसी डॉक्टर से, वो किसी बड़े अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनका बड़ा कारोबार है, उनके बड़े खर्चे हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक गलत तरीके का काम वो करें। तो खैर, मैं आज बस इतनी बात कहने आया हूँ कि कश्मीर के इस अस्पताल में मरीज का कान का ऑपरेशन होना था, उसका गर्भाशय निकाल दिया गया। आप भी सावधान रहिएगा, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। आखिरी दम तक, ऑपरेशन थिएटर तक अपने परिवार के व्यक्ति के साथ जाइए, बतला दीजिए, डॉक्टर से बात करिए, आपका हक है, सर्जन से बात करना आपका हक है। आप बात करके समझिए कि डॉक्टर साहब इस सर्जरी में क्या करेंगे, आप मरीज के ऊपर बाद में क्या असर होगा, उसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। न केवल आपका हक है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हर बार मरीज ये सब पूछने और समझने के हालत में नहीं रहते और उनकी तरफ से परिवार को ये फैसले करने पड़ते हैं। सोचिएगा इस बारे में, हम में से हर कोई, मैं, आप, तमाम लोग कभी न कभी डॉक्टर, अस्पताल, जांच, दवाई, ऑपरेशन, किसी न किसी को ज़रूरत पड़ती है। इसको आप भेजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। लोगों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क करिए लोगों को, चौकस करिए लोगों को, खबरदार रखिए अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठे, तो हेलमेट लगा कर रखिए। 2 से ज़्यादा लोग दोपहिए पर मत चलिए। छोटे बच्चे को सामने बिठाकर मत रखिए। सड़क का कानून कहता है कि 4 साल से ऊपर के हर बच्चे को हेलमेट लगाना है, बड़े लोगों को तो लगाना ही है। केवल सिख पुरुषों को हेलमेट से छूट मिली हुई है धार्मिक आधार पर, कानून के तहत। बाकी किसी को छूट नहीं मिली है। अपने सिर का ख्याल आप खुद करिए, लापरवाह मत रहिए। जितने हादसे होते हैं, जितने में दोपहिया वाले मरते हैं, उनमें से अधिकतर लोग हेड इंजरी से मरते हैं। अच्छा हेलमेट खरीदिए। आप जूते अच्छे खरीदते हैं, चावल अच्छा खरीदते हैं, दूध अच्छा लेते हैं, हेलमेट लेते समय आप ढक्कन जैसा हेलमेट खरीद लेते हैं बिना ISI मार्के वाला, मत कीजिए ऐसा। आप जूते मत बदलिए 2 साल, पतलून मत बदलिए 4 साल, मत खरीदिए नहीं, लेकिन हेलमेट जरूर खरीदिए। जान है तो जहान है। आप जिंदा रहेंगे तो ही अपने परिवार के काम आ सकेंगे। मेरा तो ये कहना है, अगर आपको कर्ज लेकर भी हेलमेट लेना पड़ रहा है तो ले लीजिए। अगर सिर सलामत रहेगा तो वो कर्ज पड़ जाएगा, बहुत महंगा नहीं आता है। आप हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा दोपहिया नहीं चला सकते जो 25-50 हज़ार से कम का हो। मोपेड भी शायद 50 हज़ार से लाख रुपए के बीच आती है आज। और हेलमेट कितने का आता है? 1000-1500 रुपए का हेलमेट आता है। अच्छा हेलमेट लगाइए, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं हेलमेट लगाता हूँ दोपहिया चलाते हुए। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो मोटरसाइकिल के लायक हेलमेट पहनता हूँ, साइकिल चलाता हूँ तो साइकिल के लायक हेलमेट लगाता हूँ। इसलिए हक के साथ आपको कह रहा हूँ, बिना हेलमेट दोपहिए पर मत चलिए। फिर मिलेंगे।